नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। चीनी ड्रैगन ने एक बार फिर से भारतीय पराक्रम की परीक्षा ली है। सीमा पर उसने जिस तरह के हालात पैदा किए हैं, उसका खामियाजा उसे भी भुगतना पड़ा है। हमारे 20 रणबांकुरों ने अपना बलिदान देते देते उसके 40 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वो शायद जानता नहीं है कि जिससे वो टकरा रहा है वो अब जरा नए तेवरों वाला भारत है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम देख रहे हैं किस तरीके से सरहद पर तनाव लगातार बना हुआ है। लेकिन इसके बाद एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि भारत और चीन सीमा पर जबरदस्त जो तनाव बना हुआ है, अब हर किसी के मन में एक सवाल आ रहा है और हर कोई इस बात में दिलचस्पी रख रहा है कि दोनों देशों में कौन सा देश कितना ताकतवर है, किसके पास कितने हथियार हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सा देश कितना ताकतवर है। और यह समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि चीन अच्छे से यह समझ सके कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा है। यह भारत अब ईंट का जवाब पत्थर से देता है। साल 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी और अब करीब 3 साल के बाद एक बार फिर से दोनों देशों के बीच सीमा पर जबरदस्त तनाव है। भारत और चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी है और कई दशकों से ये तनाव का विषय बनी हुई है। इस बार तो चीन ने सारी हदें पार कर दी। हालांकि भारत के पास पूरी ताकत से चीन का माकूल जवाब देने की क्षमता है। तो अब हर किसी की दिलचस्पी इस बात में है कि भारत चीन में कौन सा देश कितना ताकतवर है, किसके पास कितने हथियार हैं। तो चलिए आपको बताते हैं किसका कितना रक्षा बजट। भारत 4.7 लाख करोड़, चीन 179 बिलियन डॉलर। यानी भारत के रक्षा बजट के मुकाबले चीन का रक्षा बजट करीब 3 गुना ज्यादा है। हालांकि कई बिलियन डॉलर वाला ये रक्षा बजट चीन का पिछले कई दशकों में आया सबसे कम डिफेंस बजट है। किसके पास कितने सैनिक। भारत 35,44,000 मिलिट्री पर्सनल, 14,44,000 सक्रिय, 21 लाख रिजर्व पर्सनल। चीन 26,93,000 मिलिट्री पर्सनल, 21,83,000 सक्रिय, 5,10,000 रिजर्व पर्सनल हैं। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 की रैंकिंग में भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसके पास सबसे ताकतवर सेना है। अगर चीन की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर की लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर है। किसके पास कितने एयरक्राफ्ट। भारत पास नौसेना वाहनों की संख्या 777 है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 74 पनडुब्बियां, 36 डिस्ट्रॉयर्स, 52 फ्रिगेट्स, 50 शिप्स, 220 गश्ती जहाज हैं। तो देखा आपने, चीन कुछ मामलों में हमसे जरूर आगे हो सकता है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पहले से छेड़ेंगे नहीं, और अगर कोई हमें छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। हालांकि बताया जा रहा है कि हमने भी उनके 43 लोगों को हताहत या फिर मार डाला। क्या है ये पूरा प्रकरण और भारतीय सेना कितनी तैयार है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सोमवार रात को हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। तो वहीं इस घटना में चीन को भी भारी नुकसान हुआ। खबरों के मुताबिक इस हिंसक झड़प में चीन के 43 सैनिक हताहत हुए। इनमें से कई की मौत की भी खबर है तो कई घायल हैं। हालांकि चीन की ओर से भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। गलवान घाटी के पास हुई ये हिंसक झड़प भारत को गहरी चोट दे गई। देश ने अपने 20 जाबाजों को खो दिया। जम्मू और कश्मीर के उरी और पुलवामा में आतंकी हमले के बाद यह हाल ही के वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी घटना है जिसमें सैनिकों की इतनी बड़ी क्षति हुई। उरी और पुलवामा में भारत को नुकसान पहुंचाने वाला दुश्मन चीन का दोस्त पाकिस्तान ही था। इन आतंकी हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारी चोट पहुंचाई थी। 18 सितंबर 2016 को उरी में हुए आतंकी हमले में भारत के 19 जवान शहीद हो गए। यह हमला सुबह 5:30 बजे आतंकवादियों ने उरी में स्थित भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर किया था। आतंकवादियों ने 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड फेंके। उसके बाद आतंकियों के साथ सेना की 6 घंटे तक मुठभेड़ चली और चारों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उरी हमले के ठीक 10 दिन बाद भारत ने पाक को सबक सिखाने की योजना बनाई और 150 कमांडोज की मदद से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। भारतीय सेना के जवान पूरी प्लानिंग के साथ 28 से 29 सितंबर को आधी रात पीओके की सीमा में 3 किलोमीटर अंदर घुसे और आतंकियों के ठिकाने को तहस नहस कर डाला। सुरक्षा बलों ने वहां घुसकर बिना मौका गंवाए आतंकवादियों पर ग्रेनेड फेंके। अफरा तफरी फैलते ही स्मोक ग्रेनेड के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। देखते ही देखते 38 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया। हमले में पाकिस्तानी सेना के 2 जवान भी मारे गए। 14 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले को भला कौन भूल सकता है। इस आतंकी हमले में भारत के 25 जवान शहीद हो गए। पुलवामा में अवंतीपोरा के गोरीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के काफिले पर जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन ने आतंकी हमला करवाया। सुरक्षा बलों का काफिला श्रीनगर जम्मू कश्मीर हाईवे से होकर जा रहा था। इस दौरान आतंकियों ने काफिले पर हमला बोल दिया। इस हमले के 13 दिन बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की और जैश के कैंप को ध्वस्त कर दिया। खैर, ये बात तो भारत के उस बदले की थी जो उसने न पाकिस्तान से लिया। इस शौर्य की इबादत को लिखने के बाद भारतीय सेना के हौसले 7वें आसमान पर हैं और गलवान घाटी में हुई इस खूनी झड़प के बाद देश भर का गुस्सा 7वें आसमान पर। ऐसे में अब देखना यह होगा कि भारत की तरफ से अब अगला कदम क्या होगा। जनता टीवी के लिए वैभव मिश्रा की रिपोर्ट। गलवान घाटी भारत के लिए बहुत अहम है और चीन इस बात को समझता भी है, तभी वो यहां पीछे हटने को राजी नहीं हो रहा। आइए आपको हम बताते हैं ये घाटी भारत के लिए क्यों जरूरी है। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ गया है। गलवान घाटी पर सोमवार रात को भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प पेश आई। इस झड़प में भारतीय सेना के अधिकारी और कई जवान शहीद हो गए।
गलवान घाटी भारत के लिए बेहद अहम है और चीन इस बात को समझता है। तभी चीन वहां से पीछे हटने को राजी नहीं हो रहा। असल में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब गलवान घाटी क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है। जानकारों के मुताबिक इस इलाके में एलसी पर कोई विवाद नहीं रहा, लेकिन चीन अब यहाँ भी गतिरोध पैदा करने की साजिश कर रहा है। चीन को डर है कि इस इलाके में भारत की मजबूत पकड़ से तिब्बत तक उसके जाने वाले राजमार्ग को खतरा पहुंच सकता है। इस घाटी के दोनों तरफ के पहाड़ राजनीतिक रूप से सेना को एडवांटेज देते हैं। इसके अलावा गलवान नदी जिस श्योक नदी में मिलती है, उसके ठीक बगल से भारतीय सेना की एक सड़क गुजरती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि 1962 के बाद पहली बार इस क्षेत्र में तनाव पैदा हुआ है, और वो भी तब जब एलएसी को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और दोनों ही प्रतिद्वंदी पक्षों की ओर से इसे स्वीकार किया गया है। अगर इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो साल 1961 में भारत ने पहली बार यहाँ कब्जा किया और आर्मी पोस्ट बनाई। 1962 में चीन ने भारत पर अपनी पूर्वी और उत्तरी सीमाओं पर हमला किया। अन्य फैक्टर्स के अलावा इस युद्ध के लिए बड़ी वजह में से एक सिंजियांग और तिब्बत के बीच सड़क का निर्माण था, और इस सड़क का लगभग 179 किलोमीटर हिस्सा अक्साई चीन से होकर गुजरता है, जो कि एक भारतीय क्षेत्र है। और भारतीय सहमति के बिना सड़क का निर्माण करने के बाद चीनी दावा करने लगे कि ये क्षेत्र उन्हीं का है। अपनी शुरुआत से ही भारतीय सेना की चौकियां सभी तरफ से चीन से घिरी हुई थी। नतीजतन Mi-4 हेलीकॉप्टरों के जरिए इन चौकियों को बनाए रखा गया था। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी हमले से कुछ दिन पहले मेजर एच.एस. हसबनीज की कमान में 5 जाट के अल्फा कंपनी ने 1/8 GR सैनिकों को बदल दिया और गलवान सेक्टर में 20 अक्टूबर की सुबह भारतीय चौकियों को निशाना बनाना शुरू किया गया। हर तरह की विषम स्थिति का सामना करने के बावजूद अगले 24 घंटे तक भारतीय सैनिक मुकाबला करते रहे, लेकिन संख्या बल और मारक क्षमता की कमी आड़े आई। गलवान घाटी में विभिन्न चौकियों पर 68 सैनिकों में से 36 ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। हालांकि कुछ सैनिक चीनी गढ़ को तोड़ने और श्योक गलवान संगम के साथ भारतीय चौकियों पर वापस आने में कामयाब रहे। मेजर एच.एस. हसबनीज घायल हो गए और युद्ध बंदी बना दिए गए, और 1962 के युद्ध के बाद इस क्षेत्र में अधिक कुछ नहीं हुआ। अब तक गलवान निष्क्रिय पड़ा हुआ था। 5 मई के बाद चीनी सेना गलवान घाटी में अपनी क्लेम लाइन से 2 किलोमीटर आगे चली आई और भारत की सड़क से 2 किलोमीटर दूर। गलवान घाटी में भारत सड़क बना रहा है, जिसे रोकने के लिए चीन ने यह हरकत की है। दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड भारत को इस पूरे इलाके में बड़ा एडवांटेज देगी। ये रोड काराकोरम पास के नजदीक तैनात जवानों तक सप्लाई पहुंचाने के लिए बेहद अहम है। हालांकि भारत और चीन के बीच मिलिट्री लेवल पर बातचीत से गलवान नदी घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 से चीनी सेना पीछे हटी थी। हालांकि सिर्फ गलवान ही मसला नहीं है, बल्कि पैंगोंग झील के उत्तरी किनारों पर चीन ने फिंगर 8 और 4 के बीच 50 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा भूमि पर कब्जा कर रखा है। चीन ने फिंगर 4 के बेस के पास कैंप लगाए हैं। इसके आगे भारत की पेट्रोलिंग टीम को नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि फिंगर 8 तक भारत का इलाका है। पूर्व लद्दाख में जारी गतिरोध पर भारत के स्टैंड की बात करें तो अभी तक भारत का स्टैंड साफ रहा है कि तनाव तभी खत्म होगा जब चीन अपने सैनिकों को लेकर बॉर्डर के नजदीकी इलाकों से हट जाए। लेकिन इस तनाव के बाद घाटी के हालात क्या होंगे, वो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। किसी भी मुसीबत के समय सबसे अहम भूमिका होती है हमारे सहयोगी पड़ोसी की। ऐसे में भारत और चीन के बीच हालात अगर युद्ध के मुहाने तक पहुंचते हैं तो वैश्विक पटल पर आखिरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कौन किसका साथ देगा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए।
भारत की पाकिस्तान और चीन के साथ छुटपुट भिड़ंत किसी से भी छिपी नहीं है और भविष्य में वो दिन भी दूर नहीं जब ये छुटपुट झगड़े फुल स्केल वॉर में तब्दील हो जाएंगे। और ड्रैगन इस बात को न सिर्फ बखूबी जानता है बल्कि उस दिन के लिए तगड़ी तैयारी तक कर रहा है। अब वो तैयारी विश्व पटल पर क्या है, ये जानने के लिए आपको वैश्विक स्तर पर भारत के अन्य देशों के साथ रिश्तों को समझना होगा। साथ ही ये भी जानना होगा कि आखिरकार चीन किस तरह से भारत के मित्र राष्ट्रों को न सिर्फ कमजोर करेगा बल्कि भारत के शत्रु देशों से दोस्ती को मजबूत करने की भी कोशिश करता रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि आमने सामने मौजूद दोनों ही प्रतिद्वंदी परमाणु क्षमता से लैस हैं, लेकिन दोनों देशों ने ही परमाणु हथियार पहले न इस्तेमाल करने के करार पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि जब तक युद्ध नीति और नियम के अनुसार चलता है तब तक चीन और भारत की अन्य देशों को लेकर क्या वैश्विक नीति रहेगी, ये जानना अहम होगा। आखिरकार कौन प्रत्यक्ष तौर पर किसका साथ देगा? सबसे पहले बात पाकिस्तान की, जो कि भारत का कट्टर दुश्मन है और चीन का हर दिल अजीज दोस्त, जिसके जरिए ड्रैगन समय समय पर आग उगलता रहता है और पाकिस्तान के सारे उत्पाद का पक्षधर भी है। अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो पाकिस्तान बिना किसी सवाल के चीन का समर्थन करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ एंटी पाकिस्तान होने और भारत की दोस्ती के नाते अफगानिस्तान भारत का साथ देगा। तो वहीं बात अगर भारत के अब तक के सबसे वफादार दोस्त और पड़ोसी नेपाल की करें तो मौजूदा हालातों और नेपाल के सियासी संकेत चीन की ओर होने का इशारा करते हैं। लेकिन भूटान भारत का किसी भी तरह से सहयोग करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तुर्की की पाकिस्तान से खासी नजदीकी उसके चीन की तरफ होने का प्रमाण है। लेकिन भारत के पास तुर्की की सबसे अचूक काट इजराइल के तौर पर है, जिसने पहले भी भारत का साथ दिया है और इजराइल के हालात भी भारत जैसे ही हैं। इजराइल भी अपने पड़ोसी देशों और आतंकवाद से परेशान है, तो धार्मिक और राजनीतिक संबंध पाकिस्तान से बेहतर रखने वाला इजिप्ट पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के चलते चीन का साथ दे सकता है। लेकिन इजिप्ट का भी बड़ा और अकाट विकल्प भारत के पास जापान के तौर पर है। जापान के चीन के साथ संबंधों की कड़वाहट जग जाहिर है और जापान ने पहले भी चीन पर युद्ध के दौरान जीत हासिल की है। साथ ही पिछले कुछ समय से भारत और जापान के संबंधों में प्रगाढ़ता आई है। चीन ने जिस तरह भारत को अपनी सरपरस्ती दी, ठीक उसी तरह घातक हथियारों का परीक्षण करने वाले और दुनिया से कटे पिटे नॉर्थ कोरिया को भी अपने पाले में लाने का काम किया है, जो कि चीन के लिए युद्ध के दौरान बड़ा हथियार साबित हो सकता है। पर ऐसा नहीं कि भारत के पास नॉर्थ कोरिया का कोई विकल्प नहीं। भारत के पास नॉर्थ कोरिया का काट फ्रांस के तौर पर मौजूद है, क्योंकि फ्रांस भी कट्टर इस्लामिक आतंकवाद से परेशान है। फ्रांस ने पहले ही कई धार्मिक अंधविश्वास पर सख्त रुख इख्तियार किया है। फ्रांस भारत की युद्ध के दौरान सैन्य क्षमता से लेकर आधुनिक हथियार तक हर तरह की मदद करेगा। साथ ही जब युद्ध में नॉर्थ कोरिया चीन को समर्थन देने उतरेगा तो दक्षिण कोरिया भारत के पाले में खड़ा नजर आएगा, क्योंकि दक्षिण कोरिया के भारत से संबंध बेहतर हैं। तो वहीं युद्ध के अपने चरम पर पहुंचते पहुंचते अमेरिका भारत का साथ दे सकता है, जबकि अमेरिका का सबसे बड़ा धुर विरोधी ईरान युद्ध के दौरान चीन का साथ दे सकता है। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान के सहयोगी देश हैं सीरिया, लेबनान और कुवैत। ये भी पाकिस्तान और तुर्की से अपने मौजूदा संबंधों के चलते चीन का ही साथ देंगे। इसी तरह ईरान के जानी दुश्मन यूनाइटेड अरब अमीरात, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और जॉर्डन ये भारत की तरफ होंगे। तो दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष रूप से रूस कभी भी युद्ध में शामिल नहीं होगा और अमेरिका अगर भारत का साथ देता है तो रूस चीन का साथ दे सकता है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि रूस भारत का समर्थक है। साथ ही बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका पर चाइना के अप्रत्यक्ष नियंत्रण के चलते ये देश भी चाइना का साथ दे सकते हैं, जबकि जर्मनी आगे चलकर भारत का साथ दे सकता है। और बात यूके की करें तो ये भारत के विरुद्ध खड़ा होगा। मौजूदा समीकरणों को अगर ध्यान से समझा जाए तो भारत का पलड़ा भारी नजर आता है और चीन भी कहीं ना कहीं इस बात को समझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। एलएसी पर जारी घटनाक्रम के बीच अब कैट ने एक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत अब भारत वो तमाम प्रोडक्ट का उत्पादन बड़े स्तर पर करेगा
जो चीन से आकर भारत में लोगों तक पहुंचते थे। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि आखिर कैसे भारत अब उन कोशिशों में लग गया है कि कैसे भी करके चीन को घुटनों पर लाया जा सके। सोमवार की रात लद्दाख में भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले की देश भर के व्यापारियों ने कड़ी आलोचना करते हुए ये कहा कि चीन को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। दरअसल चीन हमेशा भारत के खिलाफ साजिश करता आया है और जब भी मौका मिलता है तब भारत की संप्रभुता को चुनौती देता रहा है। दरअसल कैट ने चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने की तैयारी कर ली है। कैट ने चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार और भारतीय सामान के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सामान हमारा अभियान की शुरुआत की है। कैट ने मंगलवार को 500 से ज्यादा चीजों की एक लिस्ट तैयार की, जिसके अंतर्गत 3000 से ज्यादा वो उत्पाद हैं जो चीन में निर्मित होकर भारत में आयात होते हैं, जिनके बहिष्कार का आह्वान कैट ने अपने अभियान के प्रथम चरण में किया। इन चीनी उत्पादों के बहिष्कार कर कैट ने दिसंबर 2021 तक चीनी आयात में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। कैट की इस सूची में रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुएं जैसे कि खिलौने, फर्निशिंग, फैब्रिक, टेक्सटाइल, बिल्डर हार्डवेयर, फुटवेयर, गारमेंट, किचन का सामान, लगेज, हैंडबैग, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आइटम, इलेक्ट्रिकल, फैशन, खाद्यान्न, घड़ियां, कपड़े, कागज। खैर, भारत का ये कदम कितना सार्थक होगा और इसका तो हम सभी को इंतजार भी होगा, लेकिन अगर आर्थिक तौर पर वाकई चीन को चोट पहुंचाई जाए तो चीन का टूटना लगभग तय है। जनता टीवी के लिए वैभव मिश्रा की रिपोर्ट। भारत इन दिनों कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। चुनौतियां भी ऐसी हैं जिनसे पार पाना इतना आसान भी नहीं है। हालांकि मोदी सरकार अपने स्तर पर कोशिश जरूर करती दिखाई दे रही है। आखिर क्या हैं सरकार की वो 5 चुनौतियां, दिखाते हैं आपको। देश के सामने इन दिनों कई चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी हैं। एक तरफ भारत चीन सीमा पर तनाव है, दूसरी तरफ चीन से निकला कोरोना वायरस है। हमारा पुराना मित्र नेपाल आंखें दिखा रहा है तो आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी कर रहा है। लॉकडाउन के चलते खराब इकोनॉमी अलग से टेंशन दे रही है। ऐसे में एक साथ मोदी सरकार के सामने चुनौतियों का अंबार है। अब भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में हमारे 20 सैनिकों के शहीद होने के बाद तो सियासत और भी गर्मा गई है। नई दिल्ली से लेकर बीजिंग तक वार्ता और बैठकों का दौर चल रहा है। दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले 2 देशों के बीच बढ़ते तनाव पर
संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी चिंता जाहिर की है। लेकिन भारत की चिंता केवल चीन से तनाव नहीं, बल्कि ये चुनौतियां 5 तरफा हैं। कौन सी है ये 5 चुनौतियां? चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। धोखेबाज, चालबाज चीन। LAC पार कर भारतीय सीमा में घुसी चीनी फौज के साथ गतिरोध दूर करने के लिए सैन्य स्तर पर बातचीत चल ही रही थी। अभी चंद रोज पहले चीनी फौज 2 किलोमीटर पीछे भी हटी। इससे लगने लगा कि बातचीत सही दिशा में जा रही है। लेकिन धोखेबाज और चालबाज चीन ने भारत के साथ बातचीत के जरिए गतिरोध दूर करने का पहले दिखावा किया और फिर सहमति बनने से पहले ही चीनी सैनिकों ने लोहे की रॉड और पत्थर से हमारे सैनिकों पर हमला कर दिया, जिसमें 20 सैनिकों की शहादत देनी पड़ी। इससे ये साफ हो गया कि चीन अभी भी बदला नहीं है। उस पर भरोसा करना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। नेपाल ने तरेरी आंखें। ये सभी जानते हैं कि नेपाल हमारा सदियों पुराना दोस्त रहा है। नेपाल के साथ भारत के रिश्ते न सिर्फ सत्ता और सरकारें, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर भी बेहद अहम रहे हैं। जिस नेपाल से भारत का रोटी बेटी का नाता रहा है, वो भी अब आंखें तरेर रहा है, जिसमें चीन की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। नेपाल ने संविधान में संशोधन कर नया नक्शा जारी किया, जिसमें भारत के 3 स्थानों लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को अपना भाग बताया। LOC पर पाक की गोलीबारी। दुनिया भर में आतंकिस्तान के रूप में अपनी पहचान बना चुका पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बेशक भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर है, लेकिन LOC पर पाकिस्तान इसे मानता कहां है। साल के 12 महीने जवानों को सरहद की हिफाजत के लिए पाकिस्तान से अघोषित युद्ध लड़ना पड़ता है। ये पाकिस्तान कभी आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए कवर फायर देता है, तो कभी भारतीय चौकियों और सीमावर्ती गांव को निशाना बनाकर गोले दागता है। आतंक का पनाहगाह पाकिस्तान अस्तित्व में आने के बाद से ही भारत के लिए चुनौती बना रहा है। कातिल कोरोना का कहर। चीन एक तरफ भारत से सरहद पर भिड़ रहा है, तो वहीं उसने दुनिया को एक ऐसा वायरस दिया जिससे पूरा विश्व करह रहा है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। बीते दिनों के कोरोना आंकड़े और इससे हो रही मौतें देश की चिंताएं बढ़ा रही हैं। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद ऐसा लगता है मानो कोरोना का भी ब्रेक फेल हो गया। देश की राजधानी दिल्ली समेत 4 में से 3 महानगर कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट के तौर पर उभरे हैं। इनमें आर्थिक राजधानी मुंबई और चेन्नई भी शामिल हैं। देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 3.5 लाख को पार कर चुकी है, तो मौत का आंकड़ा भी 11,000 को क्रॉस कर चुका है। कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था। देश की अर्थव्यवस्था एक तो पहले से ही सुस्ती का सामना कर रही थी, रही सही कसर कोरोना की महामारी ने पूरी कर दी। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन से देश की रफ्तार थम गई, तो उद्योग और व्यापार ठप हो गया। रोजगार छिन जाने से रोटी का संकट पैदा हो गया, जिससे प्रवासी मजदूर अपनी मिट्टी की तरफ खींचे चले गए। तो बेरोजगारी की दर भी कई साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। नेगेटिव ग्रोथ रेट के अनुमानों के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना भी आसान नजर नहीं आ रहा। तो जाहिर है सरकार के सामने जहां अपने पुराने मित्र को सादे रखने की चुनौती है, वहीं चीन की चालबाजी से भी निपटना है। देश को कोरोना मुक्त भी बनाना है, तो बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाना है। वहीं पाकिस्तान को भी उसकी औकात में रखना ही होगा। अब मोदी सरकार इन सब से कैसे, कब तक निपटेगी, इन चुनौतियों का सामना कैसे करेगी, देशवासियों को इसका इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और इसी के साथ स्पेशल 7 में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।